नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस अकेडमी इस बार सीजीपीएससी मेंस के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें संस्था के अनुभवी टीचर आके आपके सामने अपने अनुभव को साझा करेंगे कि किस तरह से आंसर फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, किस तरह से आंसर लिखना चाहिए ताकि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, ये बताने के लिए कि उसके आंसर कैसे लिखे जाने चाहिए जिससे आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि उड़ान इस एकेडमी ने 25 अगस्त से अपने दोनों ब्रांच में एक हेड ऑफिस में सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन बैच स्टार्ट की है। समय होगा 5:30 से 8:30। इसके अलावा सिटी प्लाजा ब्रांच में प्री प्लस व्यापम की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का समय रहेगा। ये प्रथम 30 छात्रों हेतु फीस में विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा 13 वर्षों से लगातार उड़ान इस एकेडमी ने टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रही है, जहां पर प्री और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज की बात होगी। प्री के टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 2 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक। 3 स्तरों में प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। टेस्ट होंगे 50, जिसमें जीएस के 31 और सीट सेट के 19 टेस्ट होंगे। इसके अलावा यह टेस्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे अवेलेबल होगी। जो आकर टेस्ट नहीं दे सकता वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा मेंस की बात करें तो 25 जून से सीजीपीएससी मेंस की टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है और ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे अवेलेबल करवाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच या सिटी प्लाजा ब्रांच में जाकर संपर्क भी कर सकते हैं। सीजीपीएससी मेंस के रिजल्ट के बाद अब आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि रायपुर और बिलासपुर ये दोनों ही जगहों पे इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें रायपुर में 4 तारीख 21, 23, 26 और 27 अगस्त और बिलासपुर में 22, 25 और 28 अगस्त की तारीख है। ये इंटरव्यू सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि इंडियन ज्योग्राफी का मेंस में वेटेज कितना है और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इंडियन ज्योग्राफी के कुल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से अगर अंकों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिसमें अंकों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2 नंबर के 6 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न, 8 नंबर के 2 प्रश्न और 10 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक ही बनाने होंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर के 6 प्रश्न मतलब टोटल 12 अंक, 4 नंबर के 3 प्रश्न 12 अंक, 8 नंबर के 2 प्रश्न 16 अंक और 10 नंबर के 1 प्रश्न यानी 10 अंक। टोटल 50 अंक के प्रश्न होंगे इंडियन ज्योग्राफी से। इसके अलावा अगर शब्दों की बात करूं तो 2 नंबर के लिए आपको अधिकतम शब्द मिलेंगे कितने, 30 शब्द। 4 नंबर के लिए आपको अधिकतम 60 शब्द दिए जाएंगे। 8 नंबर के लिए आपको 100 शब्द दिए जाएंगे और 10 नंबर के लिए आपको 125 शब्द दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये अधिकतम शब्द है, आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इतने ही शब्दों में आप चीजों के आंसर को समझाइएगा। आप ज्यादा लिखने के चक्कर में आप क्या करेंगे, किसी और का भी आंसर लिख देंगे। किसी और का आंसर मतलब 30 शब्दों में अगर लिखना है और अगर आप छोटा छोटा करके 60 शब्दों में लिख देंगे तो होगा ये कि आप किसी और के आंसर के 30 शब्दों को उसी में लिख दिए, जबकि आपको नंबर कितने ही मिलेंगे, 2 नंबर। यानी कि आप किसी और के 2 नंबर के आंसर को यानी कि उतने शब्दों को अगर किसी और के आंसर में लिख दोगे तो आपको आपका 1-2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि भामर और तराई क्या है, अगर 30 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए। यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूंगा कि 30 शब्दों में अगर लिखना है तो मैं 30 शब्द के हिसाब से ही बताऊंगा, तो चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चीजें समझना जरूरी है बजाय लिखने के। अगर मैं समझा दूं आपको तो आप लिख तो लोगे, इतना तो सक्षम होंगे आप। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर अगर भामर की बात करें और किसकी बात करनी है, तराई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भामर कहते किसको है। तो यहाँ पर यह समझिएगा कि अगर शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है वो कैसी होती है, तो क्या बताएंगे, तीव्र। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पहले आप समझ जाइएगा कि भामर और तराई होता क्या है, फिर क्या लिखना है वो हम बात कर लेंगे। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण ढाल की बात करें तो वो तीव्र होती है। इसके अलावा चाहे वो मिड हिमालय या ग्रेट हिमालय की बात करें, दोनों की दक्षिण ढाल कैसी होगी, तो बता दीजिएगा तीव्र। क्यों, क्योंकि इंडियन प्लेट के लगातार आगे की ओर बढ़ने की वजह से चाहे ग्रेट हिमालय हो, मिड हिमालय हो, शिवालिक हिमालय हो, उसकी दक्षिण ढाल कैसी हो जा रही है, तीव्र। और दक्षिण ढाल तीव्र होने की वजह से जो शिवालिक हिमालय की नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ बह रही है वो तीव्र गति से बहेगी, और तीव्र गति से बहने की वजह से अपने साथ कंकड़ पत्थरों को भी क्या करेगी, लेकर बहेगी।
और जब शिवालिक हिमालय के दक्षिण में आएंगे तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में आएगा उसका पर्वत पदी प्रदेश। याद रखिएगा, किसी भी पर्वत के नीचे वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? पर्वत का पदी प्रदेश कहा जाता है, पर्वत के पैर वाला प्रदेश कहा जाता है। जैसे कि ऊपर होता है शीर्ष और नीचे होगा आपका उसका पैर वाला प्रदेश यानी पदी प्रदेश। ये पर्वत पदी प्रदेश वो जगह होती है जहां से ये मैदान से क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है। और पर्वत पदी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर स्लोप जो है, यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या होती जा रही है? स्लो होती जा रही है, मंद होती जा रही है। यानी यहाँ की ढाल जो है वो अपेक्षाकृत क्या हो जा रही है? मंद हो जा रही है। यानी कि जो शिवालिक हिमालय से जो नदियां कंकड़ पत्थर लेकर बह रही थी वो पर्वत पदी प्रदेश में लाकर क्या कर देगी? उसे जमा कर देगी इस वजह से, ताकि यहाँ पे ढाल क्या है? कम। ये कंकड़ पत्थर इसलिए बह रहे हैं ताकि ढाल तीव्र है, लेकिन जैसी ढाल बंद हो जाएंगे ये कंकड़ पत्थरों को यहाँ पर क्या कर देगी? छोड़ देगी। याद रखिएगा, यहीं से शुरुआत होती है मध्यवर्ती मैदान की, और ये जो भामर है ये मध्यवर्ती मैदान की सबसे पहली संरचना होती है, भामर। तो भामर के बारे में जब आप लिखोगे पहला पॉइंट तो क्या लिखोगे कि शिवालिक हिमालय के पर्वतपदी प्रदेश में, शिवालिक हिमालय के पर्वतपदी प्रदेश में, पर्वतपदीय प्रदेश में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना, कंकड़ पत्थर युक्त संरचना, कंकड़ पत्थर युक्त संरचना क्या कहलाती है? तो बता दीजिएगा भामर। भामर एक कैसी संरचना है? तो बता दीजिएगा कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। इसके अलावा याद रखिएगा, चाहे शिवालिक हिमालय हो या उसके ऊपर मिड हिमालय हो या उसके ऊपर ग्रेट हिमालय हो, चाहे ग्रेट हिमालय की नदी हो, मिड हिमालय की नदी हो या शिवालिक हिमालय की नदी हो, नदी को बहना तो पर्वतों के बीच से ही होता है। और जब नदी पर्वतों के बीच से बहते हुए आती है तो जैसे ही पर्वतपदी प्रदेश में ये नदियां पर्वतों को त्यागती है और जैसे ही पर्वतपदी प्रदेश में बहती है तो यहाँ पर एक आकृति बनाती है जिसका नाम है जलोढ़ शंकु के आकार की आकृति। तो याद रखिएगा, ये जो भामर की आकृति बनने वाली है, जो कंकड़ पत्थर का जो जमा होने वाला है, ये आकृति बनेगी कैसी? तो बता दीजिएगा जलोढ़ शंकु। अब जलोढ़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया नदी द्वारा बहाकर लाया गया सारा चीज क्या कहलाएगा? जलोढ़ कहलाएगा। और आकृति शंकु यानी कोण की आकृति है, कोण की आकृति है, तो इसको क्या कह रहे हैं? जलोढ़ शंकु कह रहे हैं। तो यहां पर शिवालिक हिमालय के पर्वतपदी प्रदेश में जलोढ़ शंकु के आकार की आकृति भामर कहलाती है, जिसकी संरचना कैसी होती है? कंकड़ पत्थर युक्त होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर इसी में ही देखा जाए अगला पॉइंट, तो चूंकि कंकड़ पत्थर युक्त संरचना होती है इसलिए इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी? जल धारण क्षमता नहीं होती। कंकड़ पत्थर की जल धारण क्षमता नहीं होती, इसलिए यह मिट्टी उपजाऊ भी नहीं होगी। और जब कोई जगह उपजाऊ नहीं होती वहां पे किसी प्रकार से कोई भी कृषि कार्य भी नहीं किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जल धारण क्षमता नहीं होती, उपजाऊ नहीं होगी, कृषि कार्य भी नहीं किया जाएगा, ये भी हो गया बात। अगले पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो भामर है, याद रखिएगा भामर में जो कंकड़ पत्थर जमा हुए हैं, जब नदी आएगी तो नदी इसी जगह पर बहेगी जरूर, लेकिन दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहेगी, अंदर से बहेगी, कंकड़ पत्थरों के अंदर से बहेगी। तो ऊपर से देखने पर ये नदी, याद रखिएगा, ये जो नदी आ रही है, यहां पर देखिए, ये जो नदी आ रही है यहां तक तो आएगी, लेकिन उसके बाद यहां के बाद से दिखाई देगी। यहां पे नदी दिखाई नहीं देती, तो लिखिएगा ये कि भामर में नदियां प्रायः क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और तराई, अगले क्षेत्र तराई में क्या होती है? पुनः प्रकट होती है। तो यहां पर ये भी आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जब हम तराई की बात करते हैं तो अगली संरचना आप समझिएगा, शिवालिक हिमालय के यहां पर यानी पर्वतपदी प्रदेश में जहां भामर बन रही है उसके आगे एक बेसिन नुमा क्षेत्र में, उसके आगे एक कैसा क्षेत्र, तो क्या बताएंगे? बेसिन नुमा आकृति में एक दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बता दीजिएगा तराई कहा जाता है। क्या मतलब इसका? आप समझिएगा कि भामर के दक्षिण में, अब देखिए ये जो संरचना है ये दक्षिणी संरचना है, ये उत्तरी संरचना है। क्यों? क्योंकि ये शिवालिक हिमालय के बाद मिड और उसके ऊपर ग्रेट हिमालय, तो कहीं ना कहीं ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय एक दूसरे के दक्षिण में है, यानी ग्रेट, मिड, शिवालिक। ये संरचना जो है नॉर्थ से साउथ की है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मतलब इस तरफ से आप आगे बढ़ोगे तो नॉर्थ टू साउथ जाओगे, तो ये जो संरचना है ये साउथ की है। तो भामर के दक्षिण में एक बेसिनुमा संरचना, याद रखिएगा, गहरी संरचना क्या होती है? बेसिनुमा संरचना होती है। वहां पर बने हुए दलदली क्षेत्र क्यों? क्योंकि नदियां जब मैदान में आएगी तो नदियों और मैदानों की मिट्टी के मिलने से दलदली क्षेत्र बनेगा।
तो भामर के दक्षिण में बेसिनुमा संरचना में बने दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बता दीजिएगा, तराई कहा जाता है। यानी तराई दलदली क्षेत्र है। इसके अलावा इस दलदली क्षेत्र में, और आप चाहे तो भामर का अगर विस्तार भी बताना चाहें तो इसका विस्तार बता सकते हैं। विस्तार होगा सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। अगर देखिए अंतर स्पष्ट करने के लिए भी कहा जाए तो यहां पर भामर और तराई क्या है ये पूछ रहा है, अंतर स्पष्ट करने नहीं कह रहा है। आपको भामर अलग से बता देना है, तराई अलग से बता देना है, जितना आपको पता है उतना बता देना है। लेकिन अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप एक एक करके अंतर स्पष्ट भी कर सकते हैं। याद रखिए, विस्तार की बात करूं तो भामर का विस्तार सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक है। इसके अलावा क्या बता सकते हैं आप भामर के बारे में? चलिए फिलहाल इतना रहने दीजिए, विस्तार सिंधु से लेकर तीस्ता तक। और क्या बताना चाहते हैं? चलो एक चीज और बता देते हैं। यहां पर देखिए, ये जो यहां से यहां तक इसका जो विस्तार है, मतलब चौड़ाई, इनकी चौड़ाई जो है वो 8 से 16 किलोमीटर की होती है। यानी कि भामर की चौड़ाई जो है वो बता दीजिएगा 8 से 16 किलोमीटर तक की हो सकती है। यानी जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं वो कहां तक फैल सकते हैं? 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। यानी जलोढ़ शंकु के आकार की आकृति जो बन रही है, ये जो जलोढ़ शंकु के आकार की आकृति बन रही है वो 8 से 16 किलोमीटर तक बन सकती है। क्या बोल रहे हैं? ये इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो 8 से 16 किलोमीटर की हो सकती है। चलिए अब अगर तराई की बात कर रहे हैं तो तराई में क्या बताएंगे? आप लिखिएगा भामर के दक्षिण में, बता दीजिएगा भामर के दक्षिण में बेसिन नुमा आकृति में बने हुए दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है। अब तराई देखिए, भामर के बाद क्या बनने वाली? तराई। देखिए भामर बन गया, ये जो शिवालिक हिमालय के नीचे ये जो भामर बनी है, अब भामर के नीचे क्या बनेगा? तराई। तो भामर का विस्तार जहां से जहां तक होगा वैसे ही उसके बाद तराई भी होगी। तो इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार को रिलेट कर सकते हैं कि इसका विस्तार भी कहां से कहां तक है? तो बता दीजिएगा सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक है। ठीक है, कहां से निकलती है सब नदियां बाद में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो 15 से 30 किलोमीटर की हो सकती है। मतलब ये जो दलदली क्षेत्र बन रहा है तराई का, इसका जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा तराई एक दलदली क्षेत्र होने की वजह से, दलदली क्षेत्र या इसे कह सकते हैं जल जमाव वाला क्षेत्र होने के कारण, बेसिकली यहां पर यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जीवों की और जंतुओं की, या फिर ये कहना चाहिए जंतु और पादपों की विविध प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र। इसके अलावा जल जमाव के कारण यहां पर सघन वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जल जमाव के कारण यह मलेरिया बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें इसकी विशेषता है, इनके बारे में है, तो आप इनके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर फसलों की बात करें तो जल जमाव के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? धान और गन्ने की फसल का उत्पादन भी किया जाता है, जबकि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी फसल का उत्पादन, कृषि कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपके मुख्य रूप से कंटेंट है भामर और तराई के। आप 30 शब्दों में आई होप लिख पाओगे। चीजें हमेशा ज्यादा होगी, आपको उसे कम करके ही लिखना पड़ेगा, यही आपका टैलेंट होगा। चलिए, लेकिन एक बात और समझ जाइएगा, अगर कम शब्दों में मुझे बताना हो तो उसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कम शब्दों में सिर्फ बताया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझाऊं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न कहता है कि मंगलोर की तुलना में बंगलोर में वर्षा क्यों कम होती है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको बताना यह है कि पश्चिमी घाट के इस तरफ कर्नाटक में यहां पर है आपका मंगलोर और यहां पर है आपका बंगलौर। अब आपको बताना यह है कि मंगलोर की तुलना में बंगलोर में वर्षा क्यों कम होती है। ये सीधा सीधा प्रश्न जुड़ता है अक्षांश से, जहां पर बताया यह जाता है कि एक ही अक्षांश की दो जगहों की जलवायु सेम होती है। अक्षांश के बदलने से जलवायु यानी क्लाइमेट बदल जाती है। अगर ये अक्षांश के ऊपर एक अगला अक्षांश खींचा जाए तो ये दोनों का क्लाइमेट क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक ही अक्षांश में अगर कोई दो जगह होते हैं तो उसका क्लाइमेट सेम होता है। इसीलिए तुलना की जाती है हमेशा बंगलोर और मंगलोर की।
कि एक ही अक्षांश पे होते हुए जलवायु क्यों अलग है, क्यों बंगलोर में कम वर्षा होती है और क्यों मंगलोर में ज्यादा वर्षा होती है, इसी पे बात करनी है। यहां पर आप ये बताओगे कि मंगलोर जो है वो तट के निकट या तट में स्थित होने की वजह से, तट में स्थित होने की वजह से यहां पर वर्षा क्या होती है, ज्यादा होगी, और बेंगलोर जो है वो तट से दूर होने की वजह से, या फिर ये कहिएगा तट के निकट होने की वजह से, तट के निकट होने की वजह से यहां पे आर्द्रता जो होती है वो ज्यादा होती है। जो समुद्र किनारे होगा उसमें आर्द्रता ज्यादा होगी, और बेंगलोर जो है वो तट से दूर होने के कारण, तट से दूर होने के कारण यहां पे आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। तो एक तो ये तो बात हो गई कि तट के निकट होने की वजह से आर्द्रता ज्यादा, और एक तट से दूर होने की वजह से आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा मंगलोर की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर अरब सागर की मानसूनी हवाओं से, अरब सागर की मानसूनी हवाओं से क्या होती है, वर्षा होती है, और 200 और 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। जबकि बेंगलोर जो है वहां पर बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाओं से, बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाओं से क्या होती है, वर्षा होती है, और वो 60 से 65 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये भी बात समझिएगा। इसके अलावा बेंगलोर जो है वो अरब सागर का, क्योंकि बीच में क्या आ जा रहा है, पश्चिमी घाट आ जा रहा है, तो पश्चिमी घाट की वजह से जो अरब सागर की मानसूनी हवाएं आ रही है पीछे एक वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करेगी। यानी बेंगलोर जो है वो अरब सागर का एक कैसा प्रदेश है, तो बता दीजिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि वो पश्चिमी घाट के पीछे, यानी कि पीछे की तरफ होने की वजह से एक वृष्टि छाया प्रदेश में आती है, इसलिए अरब सागर की मानसूनी हवाओं से बेंगलोर में वर्षा नहीं होती। वहां पे वर्षा होती है बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाओं से, और वो भी कितनी होती है, 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अगर वर्षा को ही बतानी है तो आप वर्षा को लेकर यह बता सकते हैं कि ये तट के निकट होने की वजह से आर्द्रता ज्यादा, वो तट से दूर होने की वजह से। नॉर्मल स्थिति तो यही है, अगर बीच में पश्चिमी घाट नहीं है तो नॉर्मल स्थिति तो यही है कि तट के निकट है और ये तट के दूर है, तो तट के दूर होने की वजह से यहाँ पे आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। और यहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो बता दीजिएगा, अर्ध शुष्क जलवायु होगी। आर्द्रता कम है इसलिए यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु होगी, और यहाँ आर्द्रता ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जलवायु कैसी होगी, आर्द्र जलवायु होगी। तो पहले तो यही बता दीजिएगा। दूसरा बता दीजिएगा कि यहाँ पे वर्षा किससे होती है, तो मंगलोर में वर्षा अरब सागर की मानसूनी हवाओं से होती है, और ज्यादा होती है, और कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर होती है। और बेंगलोर जो है वहां पर अरब सागर का वृष्टि छाया प्रदेश होता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाओं से होती है, जो कि कितनी होती है, 60 से 65 होती है, यानी कम होती है। इसके अलावा अगर आप और बताना चाहते हैं तो जहां पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर सदाबहार वनस्पति, वहां पे सदाबहार, और वो भी कौन सी वाली, उष्ण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और जहां पे 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है, वहां पे किस प्रकार की वनस्पति, अर्ध मरुस्थलीय, क्या बताएंगे, वहां पे अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। याद रखिएगा, जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां पे अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। तो एक कर्नाटक के 2 शहर मंगलोर और बंगलोर, याद रखिएगा दोनों कर्नाटक में है, कर्नाटक के 2 शहर जिसमें से एक और एक ही अक्षांश पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही अक्षांश, जहां पे क्लाइमेट क्या होता है, एक ही अक्षांश की जलवायु क्या होती है, सेम होती है। इसके बावजूद भी एक तरफ सदाबहार वनस्पति और दूसरी तरफ अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जा रही है। तो ये डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो आप एक एक करके बेंगलोर की विशेषताएं और मंगलोर के बारे में बताकर आप रिलेट कर सकते हैं कि क्यों वहां पे कम बारिश और क्यों यहां पे ज्यादा बारिश हो रही है। इस तरीके से अपने 30 शब्दों के आंसर को आप क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कोंकण के मैदान का विस्तार एवं विशेषताएं क्या है, बताइए 60 शब्दों। यहाँ पे विस्तार भी पूछ रहा है और उसकी विशेषता भी पूछ रहे हैं, दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप विस्तार बता दीजिएगा। अब देखिए, कोंकण के मैदान की अवस्थिति की बात करें तो ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी तट, और यहां पर ये नदी है आपकी कौन सी नदी, ताप्ती नदी। याद रखिएगा, पश्चिम तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिम तटीय मैदान में एक मैदान कौन सा है, तो बता दीजिए कोंकण का मैदान। पश्चिम तटीय मैदान में एक मैदान है कोंकण का मैदान, ऐसी करके कनारा का मैदान, मालाबार का मैदान, ठीक, इसके अलावा कच्छ का रण, इसके अलावा गुजरात का मैदान, बहुत सारे मैदान है, ठीक है। तो कोंकण के मैदान की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी, याद रखिएगा पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी सह्याद्री, एक मध्य सह्याद्री और एक बता दीजिएगा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री में यहां पर देखिएगा एक नदी बहती है जिसका नाम है मालप्रभा नदी। याद रखिए, इससे क्लासिफिकेशन यही 2 नदियां करती है। तो याद रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री और पश्चिमी तट के बीच में, यहां पे उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में मालप्रभा नदी के बीच के मैदान को बोला जाता है कौन सा मैदान, कोंकण का मैदान।
तो कोंकण के मैदान का अगर विस्तार बताना है तो बता दीजिएगा कौन सी नदी से। तो उत्तरी सह्याद्री और पश्चिमी तट के बीच में उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में मालप्रभा नदी के बीच के मैदान को कहा जाता है क्या? कोंकण के मैदान। इसके अलावा कोंकण के मैदान को सिलवासा पणजी बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिलवासा पणजी बेल्ट मतलब यहाँ पे दादर और नागर हवेली की राजधानी हुआ करती थी क्या? सिलवासा। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी पहले थी सिलवासा, अब दादर और नागर हवेली को दमन दीव से मिला दिया गया और राजधानी दमन है। तो सिलवासा से लेके गोवा की राजधानी पणजी। नॉर्मली सिलवासा से लेके पणजी के विस्तार, क्योंकि कोंकण के मैदान का विस्तार सिलवासा से पणजी तक, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सिलवासा पणजी बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका विस्तार, जहां पे आप ये बता दीजिएगा कि ये कहां पर है? उत्तरी सह्याद्री और पश्चिमी तट के मध्य में, उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में मालप्रभा नदी के बीच में कोंकण के मैदान का विस्तार है। इसे सिलवासा पणजी बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिलवासा से लेकर पणजी तक फैली हुई है। इसके अलावा विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहली चीज कि कोंकण के मैदान की सतह पथरीली और उबड़ खाबड़ है। पथरीली है और उबड़ खाबड़ है, इसलिए यह क्षेत्र कैसा है, या फिर ये कहा जा सकता है यहाँ की उर्वरता क्या है? कम है। यहाँ पर कृषि का बेहतर विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनघनत्व क्या है? कम है। इसके अलावा यह क्षेत्र पूरा का पूरा, यह क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, याद है कोंकण के मैदान का पूरा कोंकण के मैदान का क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पूरा कोंकण का मैदान कैसा क्षेत्र है? तो बता दीजिएगा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा बता सकते हैं कि कोंकण के मैदान का नाम कोंकण क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोंकणी भाषा समूह के लोग रहते हैं। कोंकणी भाषा के लोगों के कारण, याद रखिएगा संविधान की अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में से एक भाषा है कोंकणी। इन्हीं कोंकणी भाषा समूह के लोगों के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा? कोंकण पड़ा। इसके अलावा कोंकण के मैदान की बात करें, कोंकण के मैदान में 2 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं। 2 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। यहां पर बात समझिएगा कि हमारे पास कुल 13 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं, जिनमें से 2 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह इसी कोंकण के मैदान में स्थित है। 2 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में पहला है मुंबई अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और दूसरा है न्हावा शेवा इंटरनेशनल पोर्ट। अब इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि 1880 में बने मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसके अलावा कुल ट्रैफिक का, बंदरगाहों की कुल ट्रैफिक में मुंबई अकेला 25% की ट्रैफिक अकेले कवर करता है। इस ट्रैफिक को कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में नावा शेवा की स्थापना की गई। तो नावा शेवा मुंबई का एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। मुंबई का एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का सहायक भी एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ही होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए जब बनाएंगे तो बड़ा ही बनाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा है? नावा शेवा। इसके अलावा क्या बता देंगे? ये भारत का सबसे आधुनिक पोर्ट है, मॉडर्न पोर्ट है। ये भारत का सबसे मॉडर्न पोर्ट है। चलिए, तो इन सब कंटेंट को यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर फसलों की बात करें तो फसलों में याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी की अधिकता के कारण, लेटराइट मृदा की अधिकता के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती है? तो बता दीजिएगा बागानी फसलें उत्पादित की जाती है। यहाँ पे कौन सी फसलें? बागानी फसलें। इसके अलावा अगर बात करें तटीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर मछली पालन का कार्य भी किया जाता है। मछली पालन का कार्य भी किया जाता है, ये भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब विशेषताओं में आ जाएगी। तो इन सब कंटेंट के साथ कोंकण के मैदान को आप कितने शब्दों में लिख लीजिएगा? 30 शब्दों में। आपको विस्तार भी बताना है, विशेषताएं भी बतानी है। 30 शब्द कह रहा हूं, सॉरी, 60 शब्दों में इसे लिख लीजिएगा, 60 शब्दों में। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नदी प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं? विभिन्न नदी प्रतिरूपों का क्या करें? वर्णन करें, और 60 शब्दों में ये भी प्रश्न है।
अब देखिए नदी प्रतिरूप क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नदी अगर बहेगी तो नदी अपने प्रवाह के दौरान, नदी अपने प्रवाह के दौरान, अपने हटा सकते हैं, नदी प्रवाह के दौरान, ठीक है, नदी प्रवाह के दौरान, प्रवाह के दौरान अनेक धाराओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसे उस नदी का अपवाह प्रतिरूप कहेंगे, जिसे उस नदी का अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नदी के बहने के तरीकों को ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, नदी के बहने के तरीकों को हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो नदी अपने प्रवाह के दौरान अनेक धाराओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसे उस नदी का अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित कारकों पर निर्भर कर सकते हैं। वो कारक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जलवायु, जलवायु के बाद उच्चावच, उच्चावच के बाद ढाल, ढाल के साथ साथ चट्टान, और चट्टान के साथ साथ बताएंगे भूमिगत जल। ये 5 कारक हैं। इन 5 कारकों के आधार पर नदी विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों का क्या करती है, निर्माण करती है। अगर अपवाह प्रतिरूपों की बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कई सारे अपवाह प्रतिरूप हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला मैं लिख देता हूं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, जिसको आप ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न, डीपी ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वृक्षाकार का मतलब क्या? जब भी किसी अपवाह प्रतिरूपों के बारे में अगर आप बताओगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस अपवाह प्रतिरूप में सहायक नदियां मुख्य नदी में वृक्ष की शाखाओं की तरह आकर क्या होती है, मिलती है। याद रखिएगा, अगर एक मुख्य नदी जिसमें सहायक नदी आएगी, फिर उसकी भी सहायक नदी आएंगी, ये कुछ इस तरह से आएंगी कि ऐसा लगेगा कि ये वृक्ष की क्या है, शाखाएं। तो वृक्ष की शाखाओं की तरह अगर मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, जैसे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इसके अलावा आप बता सकते हैं आयताकार अपवाह ड्रेनेज पैटर्न, आयताकार अपवाह प्रतिरूप, जिसमें सहायक नदियां मुख्य नदी पर समकोण पर आकर मिलती है। क्या बताएंगे? सहायक नदियां मुख्य नदी पर समकोण पर आकर मिलेगी। कैसे? ये जो मुख्य नदी है, नदी जब भी आकर मिलेगी तो ऐसा लगेगा कि समकोण बन रहा है। क्लियर? समकोण पर आकर मिलेगी, इसे क्या कहते हैं, आयताकार अपवाह प्रतिरूप। इसके अलावा पूर्ववर्ती ड्रेनेज पैटर्न अपवाह प्रतिरूप, तो पूर्ववर्ती में क्या बता देंगे? इसके अलावा एक और बता सकते हैं, अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप क्यों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या बताएंगे कि इस अपवाह प्रतिरूप में नदियां किसी भूभाग के उस ओर से, याद रखेगा, और मुख्य रूप से अगर आप पर्वत बताते हैं तो भी ठीक है, पर्वतों के उस पार से पर्वतों को काट कर इस ओर आकर बहती है। उस पार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम भारतवासी इस पार ही रहते हैं, हिमालय के उस पार नहीं रहते। तो उस पार से नदियां पर्वतों को काट के इस ओर आकर बहती है, तो वो क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती। इस अपवाह प्रतिरूप में नदी पर्वतों के उस पार से निकलकर इस ओर आकर बहती है, यानी भारत आकर बहती है, तो ये हो गया आपका पूर्ववर्ती। और पूर्ववर्ती में अगर बात करें तो पूर्ववर्ती में क्या बता दीजिएगा? आप बता दीजिएगा सिंधु अपवाह तंत्र। इसके अलावा आप बता दीजिएगा सतलज, आप बता दीजिएगा ब्रह्मपुत्र। तो ये जो 3 अपवाह तंत्र हैं, ये तीनों अपवाह तंत्र हिमालय के उस पार की नदियां हैं, जो हिमालय को पार करके इस ओर आकर बहती है। तो ये सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करेगी। इसके अलावा अरीय या अपकेंद्री की बात करें तो अप और अभी, ये 2 शब्द याद रखिएगा। अभी का मतलब होता है अंदर की तरफ आना, और अप का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना, या फिर चलिए रहने देते हैं। तो अपकेंद्री मतलब अंदर की ओर आना, नहीं बाहर की ओर जाना। अभी का मतलब आना और अप का मतलब जाना, ये ध्यान दीजिएगा। अपकेंद्री का मतलब क्या होता है? इस अपवाह प्रतिरूप में किसी उच्च भूमि से या उच्च भूभाग से या किसी उच्चावच से नदी निकलकर
चारों दिशाओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है। मतलब इस जगह से अगर कहीं से नदी निकल रही है तो कोई एक दिशा फिक्स नहीं है, किसी भी दिशा में नदी निकल सकती है। उदाहरण के लिए अमरकंटक का पठार, क्या बता दीजिएगा, अमरकंटक का पठार। इस अमरकंटक के पठार की बात करें तो इस अमरकंटक के पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी, वहीं अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी जो क्या उत्तर की तरफ बहती है। तो वही कह रहा हूं कि इस किसी जगह से नदी निकल रही तो कोई एक दिशा नहीं है, वहां किसी भी दिशा में बह सकती है, चारों दिशाओं में बह सकती है। तो याद रखिएगा, इस अपवाह प्रतिरूप में नदी उच्चावत से या किसी भूमि के उच्च भाग से निकलकर चारों दिशाओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है। बाहर की ओर जाने को ही बोला जाता है अपकेंद्री, केंद्र से बाहर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए अमरकंटक का पठार। इसके अलावा अगर एक और ले लिया जाए तो बता दीजिएगा अंतःस्थलीय, बता दीजिएगा अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप। इस अंतःस्थली की मतलब यह है कि ये स्थल में ही बहती है। नॉर्मली नदियां जो होती है, नदी जो होती है वो स्थल से निकलती जरूर है, लेकिन फाइनली इसकी डेस्टिनी क्या होती है, समुद्र। लेकिन अगर कोई नदी स्थल से निकलकर स्थल में ही खत्म हो जाती है तो ऐसी नदियां क्या कहलाती है, अंतःस्थलीय। मतलब वे नदियां जो स्थल या उद्गम से निकलकर स्थल में ही क्या हो जाती है, स्थल में ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वे नदियां क्या कहलाती है, अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप। अब उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी, इसके अलावा घग्गर नदी, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घग्गर नदी, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घग्गर नदी, ये नदियां क्या है, अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि ये नदियां स्थल में ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस वजह से ये क्या कहलाती है, अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप कहलाती है। इस तरीके से आप इनकी परिभाषा, इनके अपवाह प्रतिरूप बनाने के कारक और इन्हीं कारकों के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। 4-5 अपवाह प्रतिरूपों को बताकर 60 शब्दों के आंसर को कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। वो आखिरी क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालयी क्षेत्र के अपवाह तंत्रों में अंतर स्पष्ट करें। 100 शब्दों का बड़ा प्रश्न है, तो कंटेंट भी ज्यादा होंगे, पॉइंट्स भी ज्यादा बनेंगे। बात समझिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक हिमालयी नदियों की या हिमालय अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, और हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियों की, यानी कि प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए, जब भी हमें कोई चीज लिखनी होती है तो क्या लिखना है, उससे पहले किस पॉइंट पे लिखना है ये क्लियर होना चाहिए। क्या लिखना है वो तो आप लिख लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये बता देते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स, खासकर ऐसी जगहों पे जहां पर पॉइंट पे आंसर लिखना है आपको, तो वो पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए ताकि आप उसके आंसर आसानी से लिख सको। जैसे पहला, सबसे पहले स्रोत, दूसरा अवस्था, तीसरा गॉर्ज, चौथा नौगम्य, पांचवा विसर्पाकार, छठवा बाढ़, सातवां जल विद्युत, इसके अलावा आखिरी में 8वें नंबर पे डेल्टा। तो यहां पर मैं आपको 8 पॉइंट बता रहा हूं, इन 8 पॉइंट के साथ अपने आंसर को क्या करें, आप लिखें। 8 पॉइंट पे आप बताइएगा। देखिए 8 पॉइंट काफी है 100 शब्दों में लिखने के लिए, या आप और 1-2 पॉइंट कम भी कर सकते हो, काफी है। 6 पॉइंट पे भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। स्रोत की बात करें तो हिमालय की नदियों का स्रोत जो होता है वो ग्लेशियर के साथ साथ वर्षा का जल भी होता है। वर्षा का जल और ग्लेशियर दोनों ही हिमालयी नदियों का स्रोत होता है, इसलिए नदी क्या होती है, तो बता दीजिएगा सदा नीरा नदी होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत वर्षा का क्या होता है, जल होता है, इसलिए यह नदी गर्मियों के मौसम में या गर्मी के मौसम में क्या हो जाती है, सूख जाती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें अवस्था। अब हिमालय की नदियों की 2 बातें करनी है। एक, हिमालय की नदी पर्वतों पे भी बहती है और मैदानों में भी बहती है। तो पर्वतों में बह रही है उसके बारे में बताना है, मैदानों में बह रही है उसके बारे में बताना है। मतलब दोनों में जो बताओगे क्लियर रखना कि पर्वतों के बारे में बता रहे हो कि मैदानों में बता रहे हो। तो अवस्था की बात करें तो हिमालय की नदियां कहां पर, पर्वतों में किस अवस्था में है, तो क्या बताएंगे, युवा अवस्था में। अब युवा अवस्था, अब अवस्थाओं की बात करें, नदी की 3 अवस्थाएं बहने के आधार पे, क्योंकि सारी नदियां, अगर हिमालय की नदियों की बात करें, हिमालय की नदियां कहां से निकल रही है, पर्वतों से निकल रही है, मतलब ऊंचाइयों से निकल रही है। तो ऊंचाइयों से निकलने वाली नदी कौन सी अवस्था में, युवा अवस्था में। फिर उसके बाद
जैसी ढाल कम हो जाती है तो आ जाता है कौन सा, प्रौढ़ावस्था। और जब एकदम अवस्था एकदम समतल हो जाती है, नदी समतल में बहती है, तो बोलते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जहां पे नदी फाइनली समुद्र में जाकर खत्म हो जाती है। हिमालय की नदियां जब पर्वतों से निकल रही है तो युवावस्था में है। तो हिमालय की नदियां पर्वतों में कौन सी अवस्था में है, तो बता दीजिएगा युवावस्था। जबकि मैदानों में ये प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दोनों अवस्था को दर्शाती है फिलहाल। इसके अलावा जब हिमालय की नदियां पर्वतों में युवावस्था में, तो युवावस्था में बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती है, न केवल घाटी का निर्माण करती है बल्कि उनका विस्तार भी करती है। घाटी भी बनाती है और उनका विस्तार भी करती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वो कौन सी अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि और जब समुद्र में जा रही होती है तो वृद्धावस्था, वो एक अलग बात है। तो बेसिकली प्रौढ़ावस्था में बह रही है और प्रौढ़ावस्था में इसको ले सकते हैं। और प्रौढ़ावस्था में बहने वाली नदी का जो स्पीड है या फिर वेग कह सकते हैं, वेग क्या होता है, कम हो जाता है। और वेग जिनका कम होता है वो घाटी का निर्माण नहीं करती, उनका विस्तार नहीं करती। तो प्रौढ़ावस्था में इसलिए घाटी का निर्माण नहीं करेगी और इनका विस्तार भी नहीं कर सकती, ये आपको पता होना चाहिए। और समझो, गॉर्ज की बात करें तो गॉर्ज मतलब क्या, पर्वतों के बीच जो समतल मैदान का क्षेत्र होता है जिसे पर्वत का घाटी क्षेत्र कहते हैं। अगर इन क्षेत्रों से अगर कोई नदी बह रही है तो नदी उसको क्या करेगी, गहरी बनाएगी, गहरी करेगी। और गहरी करेगी तो यू वी आकार की घाटी के बाद अगर और गहरी कर रही है तो सकरी और गहरी घाटी को क्या कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाता है। सकरी गहरी घाटी क्या कहलाती है, गॉर्ज कहलाती है, समझिएगा। तो ये गॉर्ज बनाएगा कौन, जो घाटी बनाएगी। जो घाटी बनाएगा वही घाटी को गहरा भी करेगा। और घाटी बना कौन रहा है, हिमालय की नदियां, वो भी कहां पे, पर्वतों में। याद रखिए गॉर्ज पर्वतों पे बनते हैं, तो बता दीजिए हिमालय की नदियां पर्वतों में किसका निर्माण करती हैं, गॉर्ज का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जब घाटी नहीं बना सकती तो घाटी को गहरा क्या करेगी, मतलब गहरा क्या करेगी, और जब गहरा नहीं कर सकती तो उसे गॉर्ज क्या बनाएगी। तो हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय पठार की नदियां गॉर्ज का निर्माण नहीं करती, याद रखेगा। चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद नौगम्य की बात करें। नौगम्य मतलब नौ परिवहन, नेविगेबल, जहाज से गमन करना, जाना। तो याद रखिएगा हिमालय की नदियां मैदानों में, क्योंकि मैदानों में नदियां क्या होती है, याद रखिएगा ज्यादा ढाल में भी नौगम्य पॉसिबल नहीं है। समतल जगह होना चाहिए जहाज पे जाने के लिए, याद रखिएगा ज्यादा ढाल नहीं होनी चाहिए। तो हिमालय की नदियां मैदानों में क्या है, नौगम्य है। और नौगम्य क्यों, क्योंकि समझिएगा नेशनल वाटर हाईवे 1, याद रखिएगा। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पे जो हिमालय की ही नदियां हैं, गंगा नदी पे नेशनल वाटर हाईवे 1 बनाया गया 1620 किलोमीटर की लंबाई में, जो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर हाईवे है। नदियों पे सड़कों पे नेशनल हाईवे बनते हैं और नदियों पे नेशनल वाटर हाईवे बनते हैं। तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक नेशनल वाटर हाईवे 1 1620 किलोमीटर की लंबाई, भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर हाईवे। क्लियर। तो नौगम्य है इसीलिए तो जहाज से जा रहे हैं, नौगम्य नहीं होता तो कैसे जाते हैं। तो हिमालय की नदियां मैदानों में क्या है, नौगम्य है, यहां पे जहाजें जा सकती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें तो यहाँ पे जलप्रपात बहुत बनते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर नौगम्य यहाँ की नदियां नहीं है, और है भी तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। विसर्पाकार की बात करें, यानी कि विसर्प आकार में बहने की बात करें, तो हिमालय की नदियां कहां पर, मैदानों में ही नदियां विसर्प आकार में बहती हैं। हिमालय की नदियां मैदानों में क्या बनाती है, विसर्प आकार में बहती है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विसर्प आकार का निर्माण नहीं कर सकती, ये भ्रंशों में बहती है, कह सकते हैं। इसके अलावा सीधे मार्ग का क्या करती है, अनुसरण करती है, ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ की बात करें तो हिमालय की नदियां मैदानों में, याद रखिएगा हिमालय चूंकि एक नवीन युवा वलित पर्वत है, और जो नवीन युवा वलित पर्वत होते हैं उनका अवसाद या नदी द्वारा उनका अवसादों को ज्यादा बहाकर ले जाया जाता है, यानी कि उनके अवसाद ताजा होते हैं अगर कहा जाए तो वो उनसे अवसाद ज्यादा निकलते हैं, यानी नदियां उनके अवसाद को ज्यादा लेकर बहती है। तो हिमालय एक नवीन युवा वलित पर्वत है तो अवसाद ज्यादा बहते हैं।
और वो अवसाद अगर मैदानों में आते हैं तो नदियों द्वारा बहाकर लाते हैं तो अवसादीकरण ज्यादा होता है, यानी कि अवसादें नीचे ज्यादा जम जाती हैं, तो नदियों का वाटर लेवल जो जल स्तर होता है वो उठ जाता है, जिसकी वजह से नदियां क्या ले आती है, बाढ़ ले आती है। तो बता दें हिमालय की नदियां मैदानों में अवसादीकरण के कारण क्या लाती है, बाढ़ लाती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है अवसादों को लेकर नहीं बहती, जितने अवसादें बहनी थी बह गई, अवसादों को लेकर ज्यादा नहीं बहती, इसलिए ये नदियां बाढ़ अपेक्षाकृत क्या लाती है, कम लाती है या फिर नहीं लाती। चलिए, इसके अलावा जल विद्युत की बात करें तो हिमालय की नदियां में जल विद्युत परियोजनाएं कम है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जल विद्युत परियोजनाएं अधिक है। जल विद्युत की बात करें तो जलप्रपात अधिक होने की वजह से जो टरबाइन लगाई जाती है बिजली बनाने के लिए, वो टरबाइन लगाकर यहाँ पे जल विद्युत की संभावना ज्यादा है। अगर संभावनाओं की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जल विद्युत की संभावना अधिक है, जबकि हिमालय की नदियों का पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत की संभावना अधिक है, लेकिन उतना उत्पादन हिमालय की नदियों से नहीं किया जाता, क्योंकि विद्युत खपत नहीं हो पाती वहां पे, याद रखिएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। हिमालय में अगर विद्युत बना भी लेंगे तो उसे मैदान तक लाने में जो ट्रांसमिशन लॉस होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से हिमालय की नदियां मैदानों में जल विद्युत की संभावनाएं कम है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जल प्रपात ज्यादा बनने की वजह से वहां पे जल विद्युत की संभावनाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। और आखिरी में डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा में क्या बताएंगे कि हिमालय की नदियां कैसी होती है, लंबी होती है, हिमालय की नदियां लंबी होती हैं, इनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए डेल्टा या फिर कहा जाए कि बड़े डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है, इनका जल ग्रहण कैसा होता है, जल ग्रहण कम होता है। इसके अलावा ये छोटे डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। तो हिमालय की नदियों की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, अधिक लिख लीजिएगा, अधिक होती है, जल ग्रहण अधिक होता है, इसलिए बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की लंबाई कम होती है, जल ग्रहण क्षेत्र कम होता है और छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए, इन सब कंटेंट के साथ आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।